नमस्कार। स्वयं मंथन के 28वें सेशन में 28वें सत्र में आपका स्वागत है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि आज हमारा 28वां सत्र है। इसका मतलब है कि हम 6 महीने अपने पूरे कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजिंग इमोशनल एनर्जी विद बाक फ्लावर थेरेपी। और इसके ऊपर जो सेशन हमारे साथ लेने आ रहे हैं उनसे आप परिचित हैं। जितने लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि उन्होंने पहले भी एक सेशन लिया था। डॉक्टर जतन राजौर जो आपसे जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में, इन्होंने पहले भी हमारे साथ एक सेशन लिया था, जो कि 14वां स्वयं मंथन का सेशन था। और वो सेशन था हेल्थ माइंड एंड बॉडी विद होम्योपैथी पे। वो सेशन अगर आपने ना देखा हो तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। इससे पहले कि मैं हैंडओवर करूं जतन राजौर जी को और उनसे कहूं कि इस टॉपिक पर आप कुछ बताएं, उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं। डॉक्टर जतन राजौर एक BHMS MD डॉक्टर हैं। और इनको 9 साल का एक्सपीरियंस है। और ये पुणे में 3 क्लिनिक्स चलाते हैं। होम्योपैथी के एक्सपर्ट हैं। इन्होंने पहले भी और काफी सेशंस लेते रहते हैं। हमारे भी प्लेटफॉर्म पर एक सेशन इन्होंने लिया है। ओके, ज्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर जतन राजौर जी को मैं कंट्रोल देता हूं। सर, वेलकम। नमस्ते। हम स्लाइड शेयर कर सकते हैं क्या? मैं आपको परमिशन दे रहा हूं, आप स्लाइड शेयर कर सकते हैं। हाँ, ठीक, थैंक यू। आई होप क्लियरली सुनाई दे रहा है और दिख भी रहा है। आप स्लाइड शेयर कर सकते हैं सर। थैंक यू सर। ठीक है, किसी कारणवश स्लाइड शेयर नहीं हो रहा है, लेकिन हम बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई कोई इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। तो सभी को मेरा नमस्ते और स्वयं मंथन की टीम अजय जी, आपको भी मेरा नमस्ते। सभी सुनने वालों को वेरी गुड इवनिंग एंड हैप्पी संडे। तो आज का टॉपिक है हमारा इमोशनल एनर्जी पे। इमोशनल एनर्जी जुड़ी हुई है। ओके, सो थैंक यू अजय जी, थैंक यू। इमोशनल एनर्जी के बारे में हम सब जानते हैं कि वो जुड़ी हुई है बहुत सारे अपने इनर इमोशंस से। छोटे छोटे इमोशंस है अपने, जहाँ पे कि जैसे सैडनेस, हैप्पी, लव, देन एंगर, इस तरीके से। ओके, सो हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज या मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये हम आज जानेंगे इस सेशन से। ओके, तो कई बार मुझे ये सवाल पूछा जाता है प्रैक्टिस के दौरान कि इमोशंस कि हम किसी का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं क्या? मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं, मेरे क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा बहुत चिड़चिड़ करता है या बहुत गुस्सा करता है, या मेरे बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, या वो विचलित रहता है, या मुझे एग्जाम में
अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, मैं पढ़ाई करके जाता हूँ, मेहनत करके जाता हूँ, फिर भी मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि क्या बोलते हैं इसको, पढ़ाई करने के लिए कोई दवाई है क्या? याद रखने के लिए कोई दवाई है क्या? या टेंशन कम करने के लिए कोई दवाई है क्या? या फिर जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ तो इंटरव्यू में मेरे को आता तो सब है, लेकिन जब सामने में लोगों को देखता हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं आता या मैं भूल जाता हूँ, ऐसा। तो इन सब चीजों के लिए क्या हमारे पास दवाई है? ये कई बार मुझे सवाल पूछा जाता है। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ स्टोरीज आपको बताऊंगा कि जहाँ पे मैंने दवाइयाँ दी है और सक्सेसफुली उनको ट्रीट किया है, बाच फ्लावर थेरेपी से या बाक फ्लावर थेरेपी से या बैच फ्लावर थेरेपी से। मैं एक डिस्क्लेमर सिर्फ आपको बोलना चाहता हूँ कि बाक फ्लावर थेरेपी, ये बाक फ्लावर थेरेपी यानी फ्लावर से बनी हुई दवाइयाँ है। इसमें फ्लावर का एसेंस यूज करते हैं, इसमें फ्लावर का एसेंस यूज करते हैं, या एसेंस यानी फ्लावर का निचोड़ जो होता है, टिंक्चर जो होता है, वो यूज करते हैं। हम डिटेल्स में जाने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम सभी को इन सवालों का जवाब ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी, लेकिन अजय जी एक 2 स्लाइड आगे जाएंगे अपन तो अच्छा रहेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव आज का है कि हम कहाँ, किधर, कैसे, कब और कहाँ, किस किस लोगों के लिए और किस सिचुएशंस के लिए बाक फ्लोर को यूज करेंगे। तो आप सबको मालूम है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। सो उसी तरह मेरे जीवन में हमेशा ट्रीटमेंट बिगिंस एट होम। ओके, सो मुझे बाक फ्लावर के बारे में पता चला कि जब मैं पीजी के एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहा था और कुछ नोट्स हमारे ड्रॉवर में रखे हुए थे, पुराने नोट्स किसी वी कृष्णमूर्ति ऑथर के। तो वी कृष्णमूर्ति ऑथर के बाक फ्लावर के नोट्स मेरे हाथ लगे, तो मैंने साइड बाय साइड उनको पढ़ना चालू किया। जैसे मैंने उनको पढ़ना चालू किया तो उसमें एक दवाई का नाम था स्क्लेरेंथस। वो स्क्लेरेंथस दवाई में लिखा हुआ था कि जब आपको दो चीजों के बीच में कंफ्यूजन होता है, जब आपको दो चीजों के बीच में कंफ्यूजन होता है सिलेक्ट करने में, तब आप स्क्लेरेंथस का यूज करना चाहिए। और पीजी एंट्रेंस का एग्जाम ऐसी चीज है जहाँ पे 4 ऑप्शन रहते हैं, एमसीक्यूज रहते हैं, और मेरी पढ़ाई अच्छी थी, बुरी नहीं थी, अच्छी थी। अच्छी पढ़ाई होने के बावजूद आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो 4 में से 2 एमसीक्यूज के आंसर, ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस ऐसे रहते हैं कि जो लाइकली रहते हैं, कि सिमिलर रहते हैं, ऐसा लगता है ये दोनों में से कोई एक है। तब अगर आपको जो सिलेक्ट करने में जो कंफ्यूजन है, अगर उसको दूर करना है तो स्क्लेरेंथस नाम की दवाई उसमें लिखी गई थी। तो मैंने अपने ऊपर ट्रायल चालू किया और मैंने स्क्लेरेंथस लेना चालू किया। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता गया, ट्रायल क्वेश्चन पेपर्स, वहां पे मुझे बहुत आसानी हुई वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने में। दूसरा प्रॉब्लम मुझे एडमिशन के वक्त आया कि जहाँ पे मेरे को, जो कि मुझे अच्छे मार्क्स मिल चुके थे पीजी एंट्रेंस में, तो कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है या कौन से कॉलेज में करना है पीजी, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो वाइल्ड ओट नाम का दवाई है जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करना पड़ता है। तो एडमिशन के वक्त मैंने वाइल्ड ओट नाम का दवाई का यूज किया। मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, फिर हम डिटेल्स में बात करेंगे कि कैसे और क्या होता है, कब होता है। आप सिर्फ अभी शांत दिमाग से इसे सुनिए और समझिए कि ये कैसे वर्किंग होता है, कैसे वर्किंग होता है, ठीक है। सो फिर आई वाइवास की बारी। पीजी वाइवास बहुत डिफिकल्ट रहते हैं, कितनी भी पढ़ाई कर लो, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो वाइवास देने में कहीं ना कहीं जब एग्जामिनर सामने आता है तो घबराहट और बेचैनी हो जाती है। तो पढ़ाई करने के बावजूद भी थोड़ा डर और घबराहट हो रही थी, तो मैंने फिर से म्यूमिलस म्यूमिलस नाम की बाकफ्लावर की दवाई जो डर के ऊपर है, वो मैंने उसका इस्तेमाल किया। तो ये मेरी सेल्फ ट्रायल की कहानी है जो कि मैं आपको सुनाना चाहता था, कि जिससे आपको ऐसा लगे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, कि ऐसा होता है क्या, इन चीजों के लिए दवाई होती है क्या। तो सच मानिए इन चीजों के लिए, और आगे आप आज जानेंगे कि बहुत सी ऐसी चीजों के लिए दवाइयां होती है, दवाइयां होती है, ठीक है। अजय जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो देर आर मेनी नेगेटिव इमोशंस, देर आर बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नेगेटिव इमोशन, फियर, फियर ऑफ कोरोना, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ एग्जाम अपियरिंग, मुझे एग्जाम देने में डर लगता है, ऐसा फियर होता है। फियर ऑफ डिसीज, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा,
अपने बाजू में बैठा हुआ इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है तो मुझे ऐसा जिसको जो उसके बाजू में बैठा है उसको लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। सो फियर ऑफ डिसीज, फियर ऑफ डेथ, फिर अनगिनत फियर ऑफ सर्जरी। मेरे पास कितने सारे ऐसे पेशेंट है कि जहाँ पे सर्जरी रिक्वायर्ड है लेकिन वो सर्जरी नहीं करना चाहते। क्यों? उनको डर है कि अगर सर्जरी करेंगे तो ये सर्जरी गलत हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो मैं कहीं इसी में निपट ना जाऊं, इसी में मेरा कुछ हो ना जाए। इस तरीके के फीवर के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां है, हम आगे देखेंगे कि कैसे करना है। फियर से पॉजिटिविटी, निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां है। कुछ दवाइयों के नाम मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे मिमुलस है, एस्पेन है, इस तरीके के फियर के लिए दवाई है। ये फियर कभी कभी सुपरफिशियल होता है, कभी कभी डीप होता है, कभी कभी सुपरफिशियल होता है, कभी कभी डीप होता है। सुपरफिशियल फियर होता है कि हम समझ पाते हैं कि बहुत मामूली फियर है, जैसे फियर ऑफ फेलियर, एग्जाम में अपियर होने का फियर रहता है, जिसके डर के फेलियर के कारण बच्चा एग्जाम जाने में डरता है। उस फियर के लिए सिंपल रेमेडी है मिमुलस। कुछ फियर होते हैं वो बहुत डीप होते हैं, कुछ फियर होते हैं वो बहुत डीप होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट आई थी, अभी कुछ दिन पहले ही आई थी, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि उन्होंने क्या पता एक प्रकार का सुसाइड अपनी आंखों से देख लिया था। एक सुसाइड उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था, और वो देखने के बाद उनकी रात की नींद, दिन भर का चैन, दिन भर घबराहट होना, बेचैनी होना, और सामने वो आदमी का चेहरा आते रहना, इस तरीके के सिम्टम्स थे। तो वो होता है एक डीप फियर। ओके, सो देयर इज फियर। फियर के ऊपर हम बात करेंगे आगे। देयर इज जेलेसी। जेलेसी निगेटिव इमोशन होता है, बहुत गंदा इमोशन है। जेलेसी इज अ वेरी ग्रेट निगेटिविटी, more commonly in humans than animals. I will always say this: humans are more jealous than animals. यूजुअली मैंने जो जेलिसी देखी है वो बिटवीन सिबलिंग्स देखी है, जो जेलिसी देखी है मैंने बिटवीन इन कॉर्पोरेट जगत में देखी है जेलिसी। और ये जेलिसी के कारण मैंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी तबाह होते देखी है। जेलिसी के ऊपर भी बहुत अच्छी अच्छी दवाई है। दवाई का नाम है हॉली, जो कि जेलिसी के ऊपर काम करती है। एक इमोशन होता है हेट्रेड, कि हेट्रेड, हमको ये चीज नहीं चाहिए, हमको ये आदमी नहीं चाहिए, ये आदमी बुरा लगता है, ये ह्यूमन बीइंग हमको बुरा लगता है, ये क्या बोलते हैं, ये डिसीज हमको बुरी लगती है, हमको शरीर में नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जितने भी सोरियासिस के पेशेंट आते हैं, सोरियासिस के पेशेंट हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि ये बीमारी मुझे मेरे शरीर में नहीं चाहिए। सो हेट्रेड फॉर द डिसीज, वो डिसीज आपको हो चुका है लेकिन उसमें आपको हेट्रेड आ जाता है। सो उस टाइप के लिए भी, उस इमोशन के लिए भी दवाई है, जो कि दवाई है क्रैब एप्पल, दवाई है क्रैब एप्पल। रिवेंज, रिवेंज के लिए भी दवाई है। कुछ लोग हमेशा रिवेंज के इसमें रहते, ग्रीडी रहते हैं, कुछ लोग ग्रीडी सेल्फिश रहते हैं। जैसे कुछ दवाइयां है, कुछ लोग ग्रीडी कैसे रहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पेशेंट अगर 10-15 पेशेंट बाहर बैठे हैं, तो कुछ ग्रीडी पेशेंट ऐसे रहते हैं कि वो बहुत चतुराई से अंदर आने की कोशिश करते हैं, बहुत चतुराई से अंदर केबिन में आने की कोशिश करते हैं। तो हम उनको कभी कभी ग्रीडी पेशेंट बोल देते हैं, ऐसा हमारी लैंग्वेज में। ओके, ठीक है, ग्रीडी पेशेंट। ओके, एंड एंगर, एंगर इज द ग्रेटेस्ट, सेकंड ग्रेटेस्ट इमोशन आता है फियर के बाद है एंगर। एंगर के बारे में सॉरी। सो एंगर, एंगर बहुत लोगों का वीक पॉइंट रहता है। वो वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाने के लिए, एंगर को कम करने के लिए, कुछ लोग बहुत इम्पल्सिव रहते हैं, इम्पेशेंट रहते हैं अपनी एंगर दिखाने में। कुछ लोग बहुत काम काम रहते हैं, शांत रहते हैं। ऑफ कोर्स जो योगा करता है वो हमेशा शांत रहता है, जो एक्सरसाइज करता है वो हमेशा शांत रहता है। एक्सरसाइज से आपके बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। सो एंगर को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास कितने सारे जो फीमेल्स है, जो मैरिड फीमेल्स है, अपने हस्बैंड के कंप्लेंट्स लेके आती है कि
इनका गुस्सा शांत करने के लिए कुछ दवाई दो। हंसी हंसी में बोल के चले जाते हैं, अरे डॉक्टर साहब इनका गुस्सा करने के लिए कुछ दवाई है क्या आपके पास, गुस्सा कम करने के लिए कुछ दवाई है क्या आपके पास, इस तरीके से। सो बहुत सारे ऐसे एंगर के रिलेटेड इमोशंस, एंगर रहता है। सुपरस्टिशन, नेक्स्ट है सुपरस्टिशन। एंगर रिलेटेड दवाई है, चेरी प्लम नाम की दवाई है बाथ फ्लावर में। देन एंगर रिलेटेड दवाई और है कि जहाँ पे आपका एंगर कंट्रोल नहीं होता है, या आपको कुछ लोग रहते हैं बहुत डोमिनेटिंग रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं बहुत डोमिनेटिंग, उनका ही सही है ऐसा बताने की कोशिश करते हैं, तो वो बीच या वाइन नाम की दवाई में आता है। ठीक है, तो सुपरस्टिशन। नेक्स्ट है सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन, कुछ लोग इनसिक्योरिटी के कारण कुछ चीजों पे रॉन्ग बिलीव करना शुरू कर देते हैं। जैसे अपने यहाँ सिंपल सुपरस्टिशन है बिल्ली क्रॉस करके जाना, अभी तक चल रहा है। एजुकेशन कितना भी आगे चले जाए, बिल्ली अगर क्रॉस करके जाती है तो बिल्ली उतने टेंशन में नहीं होती जितना अपन टेंशन में हो जाते हैं, उस तरीके से। या फिर वो नींबू मिर्ची लगाना, इट्स अ काइंड ऑफ सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन कुछ हद तक कुछ लोगों का ठीक है, लेकिन अगर वो आपकी लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रहा है, अगर वो आपकी लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रहा है, तो आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी के जाने की तरफ जरूरत है। मोस्टली जो लोग सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं वो इनसिक्योर रहते हैं, वो इनसिक्योर रहते हैं। अजय जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, थैंक यू। सो फियर, शॉक रहता है। शॉक में क्या होता है, हमको ये दवाई क्यों देनी है, हमको ये दवाई क्यों देनी है, या कब हमको इसकी हेल्प लेनी है, हमको ये दवाइयों की हेल्प कब लेनी है, बाथ फ्लावर की दवाइयों की हेल्प हमको कब लेनी है। सो फियर के लिए लेनी है। फियर किस चीज का होता है, फियर होता है फेलियर का, फियर होता है फेलियर का। मेरे पास 3-4 चार्टेड अकाउंटेंट्स के एग्जांपल्स है जहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट्स की एग्जाम बहुत ही डिफिकल्ट होती है, रिजल्ट बहुत ही टफ लगता है, आप लोग जानते होंगे। जब इतनी सारी पढ़ाई होती है कि मैं उनकी बुक्स देख के ऐसा सोचने लगा कि हमने मेडिकल स्टूडेंट रह के इतनी पढ़ाई कभी नहीं करी। ऐसा मैं जब गया देखने वो पेशेंट को उधर उनके घर पे, और उसको देखने गया तो वो बहुत ही डिप्रेस्ड था, सैड था, और उसने बहुत अच्छा इंसान, पॉजिटिव इंसान, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ वर्क प्रेशर, लॉट ऑफ एग्जाम प्रेशर, किस तरह एक फियर में चला गया था। और उसने मुझे कहा कि अब मेरे से ये नहीं होने वाला है, इट इज नॉट पॉसिबल, मैं ये एग्जाम नहीं दे सकूंगा। सो देयर वर टू थिंग्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर ऑफ फेलियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर ऑफ फेलियर। सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए मैंने लार्ज नाम की दवाई है उसका यूज किया, और फियर ऑफ फेलियर के मैंने मिमुलस का यूज किया। कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मैं यूजुअली उसको एग्जाम कॉम्बिनेशन बोलता हूँ, लार्ज और मिमुलस को एग्जाम कॉम्बिनेशन ऐसा। सो फियर के लिए वो है। और कौन सी केस, फियर की केस थी जहाँ पे मैंने एक पेशेंट था, उसको सर्जरी के लिए पोस्ट करना था, फ्रैक्चर हो चुका था, सर्जरी के लिए पोस्ट करना था। सर्जरी इंपॉर्टेंट थी उसके लिए, लेकिन उसका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर, उसका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर शूट हो रहा था। जब जब सर्जन उसको पोस्ट करते, ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, उसको वापस लेके आते। ऐसा 3-4 दिन में 2 बार हो गया कि वो ऑपरेशन थिएटर में गया और उसको वापस लेके आना पड़ा। तब मैंने उसको मिमुलस नाम का दवाई दिया और एस्पेन नाम का दवाई दिया, मिमुलस नाम का दवाई दिया और एस्पेन नाम का दवाई दिया, जिससे कि वो उधर उसका बीपी और उसका पल्स रेट कम हुआ, उसका बीपी और उसका पल्स रेट कम हो गया। ठीक है, सो फियर, शॉक है ना। शॉक कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल शॉक कैसे हो सकता है कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है कि हमको कुछ बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। जैसे कोविड एक बहुत बड़ा शॉक था लोगों के लिए, फेलियर, उनके बिजनेस के फेलियर हो गया इस तरीके से। या ऐसा शॉक भी हो सकता है कि कोई अपने खास रिलेटिव की डेथ हो जाए अचानक से। सो ये शॉक में से बाहर आने के लिए, या फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर हो जाए और उसमें हमको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, और तब से हमारा जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो निगेटिविटी की तरफ चला जाए, उस शॉक से बाहर आने के लिए इसमें कुछ दवाइयां होती है, उस शॉक से बाहर आने के लिए कुछ दवाइयां होती है ऐसा। ठीक है, सो शॉक है। तो स्ट्रेस सबको होता है, मुझे अभी स्ट्रेस है आपको मैसेज डिलीवर करने का, अजय जी को स्ट्रेस है कि ये सेमिनार वेबिनार बरोबर होगा कि नहीं होगा, अभी नहीं होगा, आफ्टर 28 webinars, I know that ऐसा। So stress is a very common thing,
कॉर्पोरेट जगत में जहां बताया जाता है कि बहुत कंपटीशन रहता है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ कंपटीशन, इज फुल ऑफ रैट रेस, एंड लाइफ इज एन एग्जाम, एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ इज एन एग्जाम। सो आपको ये एग्जाम जब देना है तो ये सब नेगेटिव इमोशंस के थ्रू अपन जा सकते हैं, और इससे अगर ओवरकम करना है, अगर ये अपने को बहुत ट्रबल कर रहे हैं और अपन इससे ओवरकम नहीं हो पा रहे, तो वहां पे अपने को बाक फ्लावर रेमेडीज का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। तो हम स्ट्रेस की तरफ देखेंगे। स्ट्रेस नॉर्मल लाइफ का स्ट्रेस जो रहता है कि वो ठीक है, लेकिन जब ये स्ट्रेस अपने को अफेक्ट करना चालू कर देता है, अपने दैनंदिन जीवन या रोज के जीवन में इफेक्ट होना चालू हो जाता है, कि फॉर एग्जांपल जैसे जैसे फॉर एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि नॉर्मली जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड रहता है या कॉर्पोरेट जगत रहता है, वहां पे टास्क ओरिएंटेशन रहता है, टास्क कि ये टास्क अपने को कंप्लीट करना है, ये अचीव करना है, वो टाइप का जो स्ट्रेस आता है, वहां पे आपको बाक फ्लावर रेमेडीज का यूज इजीली करना चाहिए, और उसका यूज इजीली करना चाहिए या मांगना चाहिए कि आपको इसकी हेल्प लेना चाहिए। ठीक है। एंजाइटी और रेस्टलेसनेस, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जो कांस्टेंट एंजाइटी में रहते हैं, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, एंटिसिपेटरी एंजाइटी, या ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है कि नहीं लिया है। इस टाइप के जो एंजाइटी कॉन्शियस लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए भी बाक फ्लावर में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां है। ओके। डिप्रेशन, डिसीज का डिप्रेशन आ सकता है, पोस्ट कोविड डिप्रेशन की मेरे पास केसेस है, डिसीज के डिप्रेशन है, कैंसर के बाद इंसान डिप्रेस्ड फील करने लगता है, कैंसर जब डायग्नोस होता है उसके बाद डिप्रेस्ड फील करने लगता है, एक डर सा लगने लगता है, एक बेचैनी सी हो जाने लगती है, एक प्रकार का डिप्रेशन होता है कि पेशेंट एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसके लिए अलग दवाई। एक प्रकार का डिप्रेशन होता है कि पेशेंट होपलेस हो जाता है, कोई भी ट्रीटमेंट उसके लिए काम नहीं करती है सही से, और वो होपलेस फील करने लगता है। अगर ये दवाई लेंगे, जैसे कि दवाई का नाम है गोर्स, अगर गोर्स नाम की दवाई लेंगे तो वो होपलेसनेस थोड़ा कम हो जाता है, या पेशेंट को थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, या पेशेंट सही राह चुनने पे के दिशा में आगे बढ़ जाता है, इस तरीके से। सो निगेटिविटी को कम करता है, बैकफ्लो निगेटिविटी को कम करता है, बहुत निगेटिव इमोशंस रहते हैं उसको कम करता है। देन देयर इज कंफ्यूजन, कंफ्यूजन दो चीजों में जब होता है, मैंने आपको बताया कई बार, जैसे शादी के प्रपोजल में अगर आपके पास दो ऑप्शन है तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। अगर आप स्क्लेरेंथस नाम का दवाई लेंगे तो कुछ एक दो हफ्ते लेने के बाद आप वापस जाके वो रीथिंक करने के जब कोशिश करेंगे, तब आपको थोड़ा कंफ्यूजन कम हुआ नजर आएगा, कंफ्यूजन कम हुआ नजर आएगा। मेरे पास एमसीक्यूज पैटर्न के लिए या एग्जाम अपियरिंग स्टूडेंट्स के इसमें जब मैं सवाल पूछता हूं, तो मैं कई बार ये सवाल पूछता हूं कि आपको किस टाइप की डिफिकल्टी आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला में डिफिकल्टी है तो अलग दवाई है, और अगर कंफ्यूजन बिटवीन टू ऑप्शंस, सिलेक्टिंग कंफ्यूजन बिटवीन टू ऑप्शंस, तो अलग दवाई है। ठीक है। तो उस हिसाब से कंफ्यूजन के लिए भी हमारे पास दवाई है, कंफ्यूजन कम करने के लिए भी हमारे पास दवाई है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अजय जी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत सारे लोग हैं जो इस समस्या से जूझ रहे, सॉरी, जो इस समस्या से जूझ रहे हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मेरे को मेरी पढ़ाई तो हो चुकी है डॉक्टर साहब, मेरी पढ़ाई तो हो, क्या प्रॉब्लम है भाई, तो पढ़ाई तो हो चुकी है, लेकिन जब मैं बोलना चालू करता हूँ या जब मैं वाइवा में आंसर देना चालू करता हूँ, ओरल्स में आंसर देना चालू करता हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि लार्ज नाम की दवाई है, लार्ज नाम की दवाई है। कुछ लोग रहते हैं वो प्रोकास्टिनेट करते हैं, प्रोकास्टिनेट यानी आगे ढकलना, चीजों को आगे ढकलना, प्रोकास्टिनेशन। आलसी लोग जो कि प्रोकास्टिनेट करते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, अपना काम टाइम पे पूरा नहीं करते हैं, उनका बहुत नुकसान होता है उसकी वजह से। इसलिए इसलिए हमको प्रोकास्टिनेशन के लिए भी एक बहुत अच्छी दवाई है बाक फ्लावर में, वो अगर हम देंगे तो वो इंसान को मदद करेगी कि वो आगे उसको पुश करेगी, आगे उसको पुश कर। ठीक है। एंगर के बारे में हमने पहले बात कर चुके हैं। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में किसे यूज करना है बाक फ्लावर को, एक्सीडेंट में किसे यूज करना है, इसका बहुत लाइव एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं।
हमारे कार का जब एक्सीडेंट, जब हम लोग नए नई कार सीख रहे थे, तो यू टर्न मारते वक्त बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, जहाँ पे क्लच के पे और पैर देने के जगह पे एक्सीलेटर पे पैर चला गया और कार ने जाके पोल के ऊपर डैश मार दिया। ये डैश मारने पे हमको बहुत सारी इंजरीज हुई, हेड के ऊपर और हाथ के ऊपर बहुत इंजरीज हुई। वो इंजरीज और हेड की जो इंजरी थी उसमें से बहुत सारा खून बह रहा था। मेरे फादर के पास हमेशा जेब में रेस्क्यू रेमेडी नाम की शीशी रहती है, पिल्स बनी हुई रहती है रेस्क्यू रेमेडी। जैसे ही हमारा एक्सीडेंट हुआ वैसे ही फादर ने जेब में हाथ डाल के 2 गोली खुद ली, पहले 2 गोली मुझे दी, 2 गोली हमारे ड्राइवर को दी, और 2 गोली जो हमारे एक्सीडेंट की वजह से जिसको हर्ट हुआ था सामने टू व्हीलर वाले को, उसको भी दी। जैसे हमको रिक्शा में बिठाया एक्सीडेंट के बाद, हमने रेस्क्यू रेमेडी लेना चालू रखी हर 5-5 मिनट से। एवरी 5 मिनट्स वी वर टेकिंग दैट रेस्क्यू रेमेडी पिल्स, एंड तब तक तो हमारा खून पूरी तरीके से रुक चुका था। स्काल्प ये ऐसी एरिया रहती है जहाँ पे इंजुरी होती है तो बहुत सारा खून बहता है, तो हमारा खून कंप्लीटली रुक चुका था। विद इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 मिनट्स जो रक्त की जो धारा बह रही थी वो कंप्लीटली रुक चुकी थी। ये एक एग्जांपल है। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि कैसे रेस्क्यू रेमेडी हील करती है। रेस्क्यू रेमेडी ये कॉम्बिनेशन है 5 दवाइयों का, इसीलिए इसको बहुत बहुत कॉमनली यूज करते हैं बाग फ्लावर में बहुत सारे सिचुएशंस के लिए। ठीक है, एक मैं वॉर्ट का केस ट्रीट कर रहा था, चेहरे पे एक सिंगल वॉर्ट था, उसको मैं ट्रीट कर रहा था। 15-20 डेज में वो वॉर्ट सूख गया था और वैनिश होने वाला था, लेकिन वो छोटी लड़की का जो वॉर्ट की ट्रीटमेंट चालू थी उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद उसको एकदम माइल्ड फ्रैक्चर जैसा हाथ में आया, स्लाइट फ्रैक्चर आया। तो उसके लिए वो ऑर्थोपेडिक को दिखा के फिर मेरे पास आए, और क्योंकि रेगुलर पेशेंट थे तो उनको मालूम था कि मैं एक्सीडेंट्स और इंजुरीज के लिए भी दवाई देता हूँ, तो वो रेगुलर वो दवाई लेने आए थे। तो मैंने उनको होम्योपैथिक दवाई के साथ बाग फ्लावर दवाई भी दी, जिसमें मैंने रेस्क्यू रेमेडी उनको दी। और रेस्क्यू रेमेडी देने के बाद आफ्टर अ वीक वो लड़की आई, और लड़की आई तो वो जो वॉर्ट था वो वॉर्ट वापस थोड़ा सा ऊपर आ गया था, वो वॉर्ट वापस थोड़ा सा ऊपर आ गया था, और थोड़ा सा सर्कुलेशन उसमें अच्छा लग रहा था। यानी इससे ये प्रूव होता है कि रेस्क्यू रेमेडी जो है वो सर्कुलेशन को बढ़ाती। उसके बाद मैंने कई पेशेंट में जहाँ पे कि सर्कुलेशन वो पार्ट का स्टॉप हो गया है, वहां पे मैंने रेस्क्यू रेमेडी का यूज किया है और इफेक्टिवली रेस्क्यू रेमेडी को दिया है। ठीक है, चेंज ऑफ लाइफ फिनोमिना, ये मेरा बहुत पसंदीदा क्या बोलते हैं पार्ट है, चेंज ऑफ लाइफ। आफ्टर मैरिज, आफ्टर चेंजिंग होम, आफ्टर मैरिज जब अपन कोई महिला जो गर्ल है वो जाती है दूसरे परिवार में और एडजस्ट नहीं हो पाती, उसके लिए वॉलनट नाम की दवाई। जो महिलाएं जो कि अपन आजकल बहुत शिफ्टिंग करते हैं एक घर से दूसरे घर में, और अपन एडजस्ट नहीं हो पाते, तो उसके लिए भी वॉलनट नाम की दवाई। मेनोपॉज के वक्त हॉर्मोन्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं, इट इज लाइक अ चेंज ऑफ लाइफ, कंप्लीटली चेंज ऑफ लाइफ। सो वहां पे आपको वॉलनट नाम की दवाई यूज करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ लाइफ सिचुएशन, जहाँ पे आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और अगर आपका डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर है, फॉर एग्जांपल सिराटो नाम के जो लोग रहते हैं, दवाई के जो लोग रहते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर रहता है। वो दूसरे लोगों से सलाह लेते हैं, हर चीज में दूसरे लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, खुद के नॉलेज पे ट्रस्ट नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास किसी को आना है दवाई के लिए, तो जो सिराटो पर्सन है, वो जो उसकी फ्रेंड है, वो फ्रेंड जिसने मेरे को रिकमेंड किया है, वो उसको 3-4 बार पूछेगी पहले और फिर आएगी, या और 3-4 लोगों से पूछेगी और फिर आएगी। तो दैट्स कॉल्ड पुअर डिसीजन मेकिंग। डिसीज डिप्रेशन के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां है। कैंसर से डिप्रेशन,
स्मॉल लॉन्ग टर्म डायबिटीज से डिप्रेशन, थायराइड से डिप्रेशन, बहुत से बीमारियों से जो डिप्रेशन आता है, बीमारी से आने वाला डिप्रेशन, डिप्रेशन अलग बीमारी है, लेकिन कभी कभी बीमारी से भी डिप्रेशन आ जाता है, उसके लिए भी बाक फ्लावर का यूज करना चाहिए, उसके लिए बाक फ्लावर का यूज करना चाहिए। ठीक है, आगे सर स्लाइड चेंज कीजिए प्लीज अजय सर। तो ये बाक फ्लावर है क्या चीज, बाक फ्लावर है क्या चीज? तो डॉक्टर एडवर्ड बाक ये इसके व्हाट यू कैन से डिस्कवरर है, ये किसके डिस्कवरर है, और इन्होंने क्या किया, ये एक एलोपैथिक प्रैक्टिशनर थे और इन्होंने कुछ ऐसी चीजें ढूंढने की कोशिश करी कि जो लेस हार्मफुल हो, जो कि इंसान, इनको हमेशा रुचि रहती थी कि एक जो निगेटिव एटीट्यूड है पेशेंट का वो कैसे चेंज किया जाए, एक निगेटिव एटीट्यूड या निगेटिव बिहेवियर है पेशेंट का वो कैसे चेंज किया जाए। तो उसकी खोज में जब वो स्कॉटलैंड गए तो स्कॉटलैंड में कुछ ऐसे उनको वाइल्ड फ्लावर्स मिले, वाइल्ड फ्लावर, जंगली फूल बोलते हैं इनको, कुछ ऐसे वाइल्ड फ्लावर्स मिले और वो फ्लावर्स के असर को उन्होंने नोट डाउन करना चालू किया, अलग अलग इमोशंस पे देना चालू किया, और वहां से डिस्कवरी हुई बाक फ्लावर थेरेपी की, वहां से डिस्कवरी हुई बाक फ्लावर थेरेपी की। 38 रेमेडीज है इसमें, 38 रेमेडीज है, और 38 रेमेडीज अलग अलग प्रकार के इमोशंस जो है, फियर, शॉक, डिप्रेशन, देन डी एडिक्शन के लिए, किसी का दारू छुड़ाना हो, किसी की सिगरेट छुड़ानी हो, किसी का तंबाकू छुड़ाना हो, किसी का ड्रग्स छुड़ाना हो, कि ऐसा एग्रीमनी नाम की दवाई है जो इसके लिए यूज हो सकती है इजीली, कि बंदा कुछ बताता ही नहीं है हमको और खुद में एनग्रॉस्ड रहता है खुद में एनग्रॉस्ड रहता है, तो तभी आपको बाक फ्लावर का यूज करना चाहिए। सो वाइल्ड फ्लावर्स है, इनका टिंक्चर यूज करते हैं, टिंक्चर को थोड़ा प्रोसेस करके और उसको यूज करते हैं लिक्विड फॉर्म में या पिल्स फॉर्म में, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। सो इट वर्क्स ऑन द नेगेटिव एटीट्यूड और नेगेटिव बिहेवियर एंड ट्रांसफॉर्म्स इट टू पॉजिटिव बिहेवियर और पॉजिटिव एटीट्यूड। सो जो भी आपकी में नेगेटिविटी है उसको वो कम करके और वो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है, वो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है। ये क्लियरली इमोशंस के ऊपर काम करने वाली दवाई है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो डिसीज है जैसे सोरियासिस, एक्जिमा, पेन, इसके ऊपर काम नहीं करेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले जो मेरे साथ हुआ वो आपको सुन के कैसे तो भी लगेगा, लेकिन ये एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको। मेरे साथ क्या हुआ कि एक दांत के अंदर मेरा खाते वक्त जो अपना शेंगदाना रहता है वो थोड़ा सा अंदर फंस गया, ऊपर की तरफ फंस गया। तो मैंने एक दिन पूरा ट्राई किया गागल्स करके और उसको जीभ से निकालने की कोशिश करी, बहुत ऊपर की तरफ था तो जीभ भी थोड़ी जा नहीं रही थी वहां तक। मैंने बहुत कोशिश करी उसको निकालने की, 24 आवर्स हो गए लेकिन वो मुझे बेचैन कर रहा था। फिर आखिर में मैंने दोपहर को क्लिनिक बंद करने के पहले मैंने सोचा कि यार इसका अभी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरे मन में जो भावना थी या मेरे मन में जो इमोशन था वो था कि आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस, आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मुझे ये दांत में जो अटक गया है उससे छुटकारा चाहिए। तो इसके लिए क्रैब एप्पल नाम की दवाई आती है, इसके लिए जब अपने को ये गेट रिड होता है तो इसके लिए क्रैब एप्पल नाम की दवाई आती है। क्रैब एप्पल नाम की जो दवाई आती है वो मैंने लिक्विड मेरे पानी के बोतल में 10 से 20 बूंद डाल दी और शेक किया और 2 घूंट पी लिया और एक 5 मिनट बाद और 2 घूंट पी लिया और मैं गाड़ी लेके घर की तरफ निकल पड़ा था। और निकलने के बाद थोड़ी दूर जाने पे अचानक से वो जो शेंगदाना अंदर फंसा हुआ था वो बाहर अपने आप आ गया, बाहर अपने आप। 24 आवर्स से जो शेंगदाना मुझे अंदर दांत में परेशान कर रहा था वो क्रैब एप्पल दवाई लेने के बाद पानी में से अपने आप बाहर आ गया और फिर मैंने उसको बाहर स्पिट कर दिया। मैंने बोला अब मेरे को नहीं चाहिए ये, इसको जाने। सेम अगर ये इमोशन जो गेट रिड ऑफ द थिंग्स ऐसा अगर कुछ बोलता है पेशेंट तो हम क्रैब एप्पल नाम की दवाई का उपयोग करते हैं, उसके साथ और दूसरी दवाई भी ले सकते हैं। इस तरीके से होता है। ठीक है, आगे अजय जी प्लीज स्लाइड चेंज कीजिए।
So changes emotions and attitudes and behavior. So how does it changes? होता क्या है, कैसे होता है, ये कब होता है, कैसे होता है, कितने दिन लगते हैं, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए. So change in the emotions, ये दवाई कैसे काम करती है? दवाई आपका जो एटीट्यूड है उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करती है. कैसे करती है? सेलुलर लेवल पे कैसे एक्ट करती है, माइंड लेवल पे कैसे एक्ट करती है, न्यूरॉन्स के लेवल पे कैसे एक्ट करती है, आपके सेल्स में क्या बदलाव लाती है, ये सब इतना डीप स्टडी इस बारे में नहीं हुआ है साइंटिफिकली, लेकिन बिलीफ पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली मैंने देखा है कि जो काउंसलर्स रहते हैं, जो होम्योपैथ्स रहते हैं, जो कुछ एलोपैथिक डॉक्टर्स रहते हैं जिन्होंने इसकी बुक्स पढ़ी रहती है, कुछ लेमैन रहते हैं जिनको किसी ने ये बुक दी रहती है, जिसको इंटरेस्ट रहता है, वो लोग इसको यूज करते हैं. हमारे यहाँ पुणे के पास लोनावला है, और वो लोनावला में एक व्यक्ति है जो कि सिर्फ आप बिलीव नहीं करेंगे, सिर्फ रेस्क्यू रेमेडी पे दवाई देता है, सिर्फ रेस्क्यू रेमेडी ही दवाई देता है वो सब लोगों को, और उसको उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है ओनली इन गिविंग रेस्क्यू रेमेडी. ऐसा, ठीक है. सो चेंजेस इमोशंस, एटीट्यूड, नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ, बिहेवियर, जिसको बहुत गुस्सा आता है उसका गुस्सा कम करने के लिए. मेरे दोस्त ने अभी कुछ दिन पहले ही मुझे कैजुअली पूछा था, अरे यार जतन, आजकल मुझे गुस्सा बहुत आता है, तेरी भाभी बहुत परेशान है, कुछ दवाई है क्या तेरे पास? कैजुअली पूछा जाता सवाल है, और फिर मैंने उसको एक 5 मिनट्स काउंसिल किया कि मेरे पास ऐसी दवाई है क्या, तू लेना चाहेगा? तो पहले तो वो मेरे पे हंस दिया कि यार ऐसी कोई दवाई नहीं आती, तू मजाक मत उड़ा मेरा यार, ऐसी कोई दवाई नहीं आती. तो मैंने उसको बोला कि तेरे को मजाक लग रहा है, लेकिन ये दवाई ऐसी आती है, तू लेना चाहेगा क्या? तो उसने वो बोला कि ठीक है मैं लेता हूँ. तो अभी 15 डेज हो गए, और उनकी वाइफ का फोन आया अभी कुछ दिन पहले कि मैं देख रही हूँ कि भैया का गुस्सा थोड़ा कम हो गया है, उन्होंने आपसे कुछ बात करी क्या? तो मैंने बोला नहीं भाभी, कुछ बात नहीं करी है, वो तो ऐसे हो गया, वो ठीक, अच्छा है, आप एंजॉय करो कि कम हो गया गुस्सा करके. ऐसा, तो इस तरीके से वो अपना बिहेवियर चेंज करता है. बैचलर रेमेडीज आपका बिहेवियर चेंज करता है. लिक्विड इन वाटर, यस, आप उसका लिक्विड अवेलेबल है मार्केट में, आप लिक्विड डायरेक्टली पानी में से ले सकते हो, थोड़ा जल्दी असर करती है. अगर आपको लिक्विड नहीं कैरी करना है तो आप उसको पिल्स फॉर्म में भी ले सकते हो. अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, रेस्क्यू रेमेडी जैसी बात है, तो फ्रिक्वेंटली लेना चाहिए. अगर रूटीन प्रिस्क्रिप्शन है तो दिन में 4 बार 5 बार ले सकते हैं, पानी में से या पिल्स डायरेक्टली 2 गोली 4 गोली. होम्योपैथी की पिल्स जैसी रहती है वैसी ये दवाइयां दिखने में रहती है. दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म केसेस में मैंने इफेक्टिवली ये यूज किए, एक्यूट एंड क्रॉनिक केसेस दोनों. जहाँ पे एक्यूट सिचुएशंस है वहां पे, और जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिचुएशंस है, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर के पेशेंट को जब डिप्रेशन जैसा लगता है तो मैंने गोर्स नाम की दवाई यूज करी है. कैंसर को ट्रीट करने में मैंने रेस्क्यू रेमेडी जैसी दवाई यूज करी है. 2 डी एडिक्शन या एडिक्शन के जो 2 अल्कोहलिक एडिक्शन के मेरे पास पेशेंट थे, उनमें मैंने बहुत इफेक्टिवली बाक फ्लावर रेमेडी यूज की है. अलग अलग सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन, और वो क्यों ये करते हैं, क्यों एडिक्शन करना चाहते हैं, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार की मेडिसिन आती है, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो किसके लिए है ये दवाई, किसके लिए? सो ह्यूमन बींग्स के लिए है. सबसे ज्यादा इमोशनल हम ही लोग रहते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए है. ह्यूमन बींग्स सबसे ज्यादा इमोशंस थ्रो कर सकता है क्योंकि उनके पास स्पीच रहती है, तो वो अपने को बता सकता है. कुछ लोग जो बता सकते हैं इमोशंस, उनके लिए दवाइयां है. कुछ लोग जो इमोशंस नहीं बता सकते उनके लिए एग्रीमनी नाम की दवाई है. अगर आप उनको एग्रीमनी नाम की दवाई चालू करेंगे, जो लोग इमोशंस अपने को नहीं बताते, अगर आप लोग उनके लिए एग्रीमनी नाम की दवाई चालू करेंगे तो वो इमोशंस आपको रिवील करना या बताना शुरू कर देंगे. ठीक है. एनिमल्स के लिए है. ऐसा मैंने देखा है कि एक फैमिली में डॉग जब रहता है और वो फैमिली में कोई बच्चा जन्म लेता है और ज्यादा प्यार जब बच्चे की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो एनिमल्स एकदम वियर्ड भी बिहेव करना शुरू कर देते हैं. स्पेशली डॉग हो गया, कैट हो गए, ये वियर्ड एकदम उनका बिहेवियर एक जेलेसी टाइप का बिहेवियर हो जाता है क्योंकि उनके पास से अटेंशन दूर हो जाता है.
तब हॉली नाम की दवाई मैंने 2-3 जगह पे यूज करी है जहाँ पे बहुत अच्छा इफेक्ट मिला है। सो एनिमल्स में यूज कर सकते हैं, एनिमल्स के डिसीजेस में यूज कर सकते हैं। यूजुअली जो डॉग रहते हैं वो कैंसर प्रोन रहते हैं, जो डॉग रहते हैं वो कैंसर प्रोन रहते हैं, वो सी बार वो जॉ कैंसर या लेग कैंसर से मर जाते हैं। तो वहां पे आपको रेस्क्यू रेमेडी का यूज करना बहुत जरूरी है, रेस्क्यू रेमेडी का यूज करना बहुत जरूरी है। प्लांट्स में यूज करना है, कुछ लोगों को अपने इसमें, हमारी जो दादी रहती है या जो मम्मी लोग रहते हैं वो लोग को उनकी तुलसी बहुत प्यारी रहती है, उनकी तुलसी आंगन में जो अपन तुलसी लगाते हैं वो बहुत प्यारी रहती है। और जब घर शिफ्ट होता है तो तुलसी को भी शिफ्ट करते हैं खुद के साथ। दैट तुलसी इज ऑल्सो शिफ्टेड फ्रॉम वन होम टू अनदर होम। और वहां पे क्या होता है कि वो तुलसी डजंट सर्वाइव, जो एटमोस्फियर, जो चेंज ऑफ एटमोस्फियर वो सर्वाइव नहीं कर पाती। वहां पे भी हमने वॉलनट मैंने दिया है, प्लांट्स में डालने को बोला है और उसका अच्छा इफेक्ट आया है। एक और प्लांट्स में रहता है कि जो प्लांट्स में कीड़ लग जाती है, फंगस ऑन द प्लांट्स, तो कीड़ लग जाती है, तो उसके लिए भी क्रैब एप्पल नाम का दवाई है। फंगस ऑन द प्लांट्स के लिए क्रैब एप्पल नाम का दवाई। ओके, सो एवरीवन हु इज इन ट्रबल शुड ऑप्ट फॉर बाग फ्लावर, शुड स्पीक अप, बात करनी चाहिए और बाग फ्लावर का इफेक्ट, बाग फ्लावर का यूज करना चाहिए, बाग फ्लावर का यूज करना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो मेरे जो एक मिनट, हाँ, सो मैंने जहाँ इसको यूज किया है कि चार्टेड अकाउंटेंट्स, बहुत सारे चार्टेड अकाउंटेंट्स हो गए मेरे लिस्ट में जहाँ पे मैंने बाग फ्लावर को इफेक्टिवली यूज किया है। दूसरा मैंने यूज किया है इनको डॉक्टर्स पे, जो डॉक्टर्स जो मैं जब पीजी करता था या पीजी जो मेरे पास पूछने आते हैं कि प्रैक्टिस कैसे शुरू करनी है, क्या करनी है, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, उनको मैं पहले दे देता हूँ कुछ दवाई और फिर उनको मिलता है अभी आप 1 महीना ये दवाई लो और 1 महीने बाद आप खुद ही अपने आप प्रैक्टिस शुरू करना चालू कर दोगे। स्टूडेंट्स आते हैं 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, यूजुअली बहुत इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ रहता है। वहां पे आपको ये बाग फ्लावर यूज करना चाहिए, वहां पे आपको ये बाग फ्लावर की हेल्प लेना चाहिए। इंटरव्यूज के पहले आपको बाग फ्लावर का, इंटरव्यूज के पहले जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपको थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस रहता है, वो कम करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो बाग फ्लावर का। डिसीज, स्किन डिसीज और कैंसर में यूजुअली इफेक्टिव रहता है। एक्सीडेंट्स, मैं चाहूंगा कि आप सबके घरों में, आप सबके गाड़ियों में, आप सबके गाड़ी की डिक्की में, कार के क्या बोलते हैं उसको, छोटी सी जगह रहती है कार में, उधर रेस्क्यू रेमेडी की एक बॉटल रखना चाहिए, रेस्क्यू रेमेडी की एक बॉटल रखना चाहिए। हमको नहीं पता कि कब कहाँ कैसे क्या होगा अपने साथ, अपने पास अगर रेस्क्यू रेमेडी रहेगी तो दैट इज अ लाइफ सेवर, दैट इज अ लाइफ सेवर। और आप बहुत सारे आगे के कॉम्प्लिकेशंस रेस्क्यू रेमेडी से बचा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, रेस्क्यू रेमेडी ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, 5 दवाइयों का मार्केट में आपको मिल सकता है और आप उसको होम्योपैथिक शॉप में से ले सकते हैं। और आपको ये बहुत कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, फोन पे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कि जब भी कुछ हो तो उसको डायरेक्ट ले लीजिए पहले, या फिर पानी में डाल के लीजिए, 10 बूंद आधा कप पानी में या 20 बूंद आधा कप पानी में ले सकते हैं। ठीक है, रेस्क्यू रेमेडी, या नाम ही देखो रेस्क्यू रेमेडी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो थैंक यू की स्लाइड आ चुकी है। थैंक यू की स्लाइड आ चुकी है। मैं एक विचित्र एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहूंगा, छोटा सा एग्जांपल है बहुत। मैंने जब मेरी नई नई प्रैक्टिस चालू करी थी तो खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए जब भी कोई नया पेशेंट आता था, अच्छा केस आता था या अच्छी चीज अच्छा केस सॉल्व हो जाता था, तो मैं खुद को मोटिवेटेड, या कुछ बुरा भी होता था प्रैक्टिस में, या ये पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है या मुझे पेशेंट छोड़ के चला गया है, ऐसा भी होता है प्रैक्टिस, कुछ ये नहीं है, इसमें कुछ दो राय नहीं है कि प्रैक्टिस हमेशा सफलता के पूर्वक ही मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं होता है। जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा होता था या बुरा होता था तो मेरी एक आदत थी नई नई प्रैक्टिस में खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए कि आते जाते मैं पानी पूरी खाता था, आते जाते मैं पानी पूरी खाता था। साल भर 2 साल ऐसा हुआ कि हफ्ते में 1-2 बार ऐसा होता था कि मैं पानी पूरी खाने का मौका आता था। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस आगे बढ़ी तो ऐसा मौका रोज आने लगा कि किसी पेशेंट ने अच्छा बोला, किसी पेशेंट को ठीक लगा, किसी को कुछ रेयर केस में कुछ अच्छा दवाई देने का मौका आया, तो
को वापस मोटिवेट करने के लिए या फील गुड फैक्टर को शांत करने के लिए, अपने इमोशंस पे काबू लाने के लिए मेरे को पानी पूरी खाने की बहुत इच्छा होने लग गई। तो क्या हुआ, मैं जो अपना गोलगप्पे या पानी पूरी रहती है उसके अधीन चला गया था। ऑलमोस्ट रोज मेरे को पानी पूरी खानी पड़ रही थी और उससे थोड़े से अलग तकलीफ शुरू होने जा रही थी। तो इसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इस चीज को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तब मैंने एक दवाई है चेरी प्लम में है अनकंट्रोल लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ योर माइंड, ये सिम्टम के बेसिस पे मैंने चेरी प्लम नाम की दवाई दी और खुद से ली चेरी प्लम नाम की दवाई 15 डेज के लिए ली। और वो 15 डेज में जब मैं पानीपुरी वाले के थ्रू गुजरता था, हमारे एरिया में 3-4 पानीपुरी वाले हैं, जब मैं पानीपुरी वाले के थ्रू गुजरता था तो मुझे मेरी गाड़ी उधर स्लो हो जाती थी, लेकिन एक अलग सी फील आती थी, नहीं मुझे नहीं खाना, और मैं आगे बढ़ जाता था। So that is how cherry plum helped me in overcoming my control of mind. So छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम होता है एडिक्शंस के साथ, वो छोड़ना चाहते हैं, देयर इज अ विल, बट वो छोड़ नहीं पाते क्योंकि बार बार वो चीज सामने आती है और अपने आप हाथ उधर चले जाता है। इस तरीके से चेरी प्लम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नोट में मैं थैंक यू कहना चाहूंगा और कुछ सवाल है शायद, तो सवाल हम लेंगे। अजय जी, मैं सवाल ले सकता हूँ? सर विपिन जी आपकी हेल्प करेंगे जी। ओके, ठीक है, चलो। डॉक्टर, मैं आपको सवाल पूछ लेता हूँ एक एक करके। कुछ एक सवाल हैं जो आए हैं हमारे पास, अलग अलग हमारे लिसनर्स से आए हैं। एक सवाल है कि नॉर्मली जब हम फ्लावर्स को ऑब्जर्व करते हैं और स्मेल करते हैं तो मूड चेंज होता है, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। तो क्या ये जो साइंस है, जो मेडिकल साइंस है, इसी को यूज करती है ट्रीट करने के लिए, जो डिफरेंट इलनेसेस आप बता रहे थे और डिफरेंट इमोशंस आप बता रहे थे, उसको सही करने के लिए इसी प्रॉपर्टी का यूज करती है फ्लावर्स के, या फिर कुछ और यूज करते हैं? जो एडवर्ड बाक है उन्होंने ऐसा बताया है कि उसकी जो फ्लावर की जो प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज को उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया और वो ऑब्जर्व करने के बाद वो उन्होंने डिसाइड किया कि ये इमोशन के लिए ये वाली दवाई है, ये सिचुएशन के लिए ये वाली दवाई है। ऐसे जो ये बात कर रहे हैं, जो सवाल है उसमें जो ये बात कर रहे हैं वो भी एक फैक्टर हो सकता है। अभी इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है क्योंकि इस पे बहुत कम काम किया है लोगों ने, इस थेरेपी को साइड में रख दिया है, इसलिए। ओके। अच्छा, दूसरा सवाल है कि टिपिकली कितना टाइम लगता है एक पेशेंट को रिकवर होने में बाक थेरेपी से? सो आई कैन अंडरस्टैंड कि अलग अलग टाइम लगेगा अगर पेशेंट की सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन टिपिकली एक्यूट सिचुएशन अगर ट्रीट कर रहे हैं तो 3-4 दिन में इफेक्ट महसूस करना चालू कर देना चाहिए। अगर क्रॉनिक कंडीशन ट्रीट कर रहे हैं तो 3 से 6 महीने लग सकते हैं, क्योंकि लिए अलग अलग प्रकार की दवाई का कॉम्बिनेशन बना के देना पड़ता है, अलग अलग इमोशंस को ध्यान या मेंटल इसको ध्यान रखते हुए। ओके। 6 महीना फॉर क्रॉनिक, एक्यूट के लिए 3 से 4 दिन। ओके। एक और क्वेश्चन आया है कि ये जो थेरेपी है इसके साथ कोई और मेडिसिन, किसी और टाइप का मेडिसिन भी चलाना पड़ेगा? जैसे कि कई बार क्या होता है कि जनरली फास्ट रिलीफ के लिए लोग एलोपैथी यूज करते हैं, बट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए लोग होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदा या फिर इस तरह की चीजें यूज करते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए। तो लेट्स से कि इस फ्लावर थेरेपी के साथ या बाक फ्लावर थेरेपी के साथ कोई और तरह का प्रोसेस भी हमें चलाना पड़ेगा अगर फास्ट इम्प्रूवमेंट चाहिए, या फिर? इंडिविजुअल केस और इंडिविजुअल डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिसीजन इंडिविजुअली लिया गया तो अच्छा रहेगा। रेगुलर डायबिटीज, थायराइड और बीपी की जो दवाइयाँ, हार्ट की जो दवाइयाँ चालू है, वो हम कभी भी बोलते नहीं है कि आप बंद कीजिए, लेकिन फर्दर कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि होम्योपैथी और बाक फ्लावर की हेल्प ली जाए। ओके। साथ में ले सकते हैं एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, बाक फ्लावर,
आयुर्वेदा सब साथ में आपको लेना है। बाक फ्लावर आप किसी भी इसके साथ ले सकते हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, बट देन स्टिल आई एम आस्किंग बिकॉज देयर इज अ क्वेश्चन, आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स फॉर ऑफ बाक फ्लावर थेरेपी? बाक फ्लावर थेरेपी के बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। ओके ओके। तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ पैथी है। एक और क्वेश्चन ये है कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ पैथी है क्या, जस्ट लाइक एलोपैथी और होम्योपैथी, और दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ होम्योपैथी और एनी अदर? आई यूजुअली कॉल्ड इट अ यंगर सिस्टर ऑफ होम्योपैथी। जितने भी Okay. होम्योपैथ्स है वो कभी ना कभी बाक फ्लावर थेरेपी के बारे में पढ़ते हैं या बाक फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं, और कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन, क्योंकि हम ज्यादा होम्योपैथी ज्यादा माइंड के ऊपर भी एक्ट करती है, तो हमको जब सिचुएशन ऐसा आता है कि तो हम बाक फ्लावर का यूज करते हैं। ओके। और एक क्वेश्चन है जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर है, कि इज देयर एनी मेडिसिन फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन एंड आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स? नो, देयर इज अ मेडिसिन फॉर प्रोकास्टिनेशन। किस टाइप का प्रोकास्टिनेशन है उसके ऊपर जो 3-4 दवाइयां है प्रोकास्टिनेशन की, उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाद में बात करके वो दवाई चालू करवा सकते हैं। देयर आर नो साइड इफेक्ट्स। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बाक फ्लावर इज अ कंप्लीटली सेफ मेडिसिन। और कितने सारे ले मैन है, जैसे महाराष्ट्र में तो मैंने इतने सारे लोगों को देखा है कि वो सेशंस लेते हैं बाक फ्लावर के ऊपर। ले मैन है और वो सेशंस लेते हैं, खुद को काउंसलर बोलते हैं। दे आर जस्ट प्लेन ले मैन, और वो काउंसलर है और वो दवाइयां लिख के देते हैं सिर्फ। ऐसे भी लोग मैंने देखे। सो देयर आर नो साइड इफेक्ट्स। ओके। और एक क्वेश्चन आया है कि बेस्ट लिटरेचर किस टाइप, मतलब कोई बुक अगर है जिसको कि पढ़ के इसके बारे में ज्यादा नॉलेज मिल सकती है, या फिर कोई और लिटरेचर? एडवर्ड बाक की बुक है हील दाई सेल्फ। वो अवेलेबल है क्या नहीं, क्योंकि उनका जो माउंट वेरनॉन में है वहां से अवेलेबल करानी पड़ेगी। लेकिन जो इंडियन ऑथर है उसमें से वी कृष्णमूर्ति ऑथर है कि जिसकी बुक अवेलेबल है, वो जो ज्यादा ये है यूज में, वी कृष्णमूर्ति। ओके ओके। और फाइनल क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि इस थेरेपी के लिए हमें एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ेगा नॉर्मली, अगर सो लेट्स से इफ यू वांट टू गो फॉर हाँ, दिस थेरेपी, दो शुड वी ऑप्शन है। विजिट मैं होम्योपैथी हमेशा डॉक्टर? ऑप्शन खुले मैं हमेशा ऑप्शन खुले रखता हूँ। इसकी बुक अवेलेबल है मार्केट में, आपको बुक पढ़ना है तो आप उसमें से लीजिए, बुक पढ़ के दवाई लीजिए। नहीं तो सिंपल है, कम्युनिकेट कीजिए होम्योपैथिक डॉक्टर से या मुझसे और ट्रीटमेंट चालू कीजिए। Okay, I think this was the last question. So thank you, doctor. Thank you so much for spending time with us and थैंक educating यू us टीम, on. स्वयं मंथन की टीम को धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा बात करके और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके आपके इसमें वेबिनार में। ठीक है, Thank you so much, doctor. थैंक यू सर, Okay. थैंक यू। तो इसके बाद मैं एक और इन्फॉर्मेशन सारे श्रोताओं के साथ साझा कर दूं। कल एक कुंडलिनी योग की क्लास है सुबह 7 बजे, जो कि चौथा सेशन है। जो भी ज्वाइन करना चाहे वो प्लीज, दे आर वेलकम टू ज्वाइन दैट कुंडलिनी योग सेशन विद अस। एंड देन 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे को एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम है छोटा सा, जो कि 4 बजे है। उसे भी प्लीज ज्वाइन करें। यू विल गेट द लिंक ऑन व्हाट्सएप, और आप बाकी सबको भेजें जो भी ज्वाइन करना चाहता है, जो भी ज्वाइन कर सकता है। और जो हमारे कॉम्पिटिशन्स हुए थे पीछे थोड़े दिन पहले, ड्राइंग के और रिपब्लिक डे के स्लोगन्स के, उनके विनर्स भी हम अनाउंस करेंगे 26 जनवरी को, यानी कि रिपब्लिक डे पे। तो प्लीज हमें ज्वाइन करें 4 PM पे। Thank you so much. Thank you so much for joining, everyone. And bye. थैंक यू डॉक्टर साहब।